हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिए जाके, और वहाँ से आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। जैसा कि आपको पता है, यूपी टेट 2026 जो आपकी जुलाई में होना है, आपके पास कितने दिन बचे? एक मंथ बचा है। ईवीएस इसमें पढ़ रहे हैं, इसका सिलेबस कंप्लीट कर दिया है, फिर लिस्ट भी बना दी। इसमें हम पढ़ रहे हैं आज पीडीएस क्वेश्चन, पीडीएस पेपर, जिसमें हमने 2014, 15, 13 और 12, 11 के करा दिए हैं। आज हम पढ़ेंगे 2016 के। अगर वो पिछले क्वेश्चन बैंक आपने नहीं देखे हैं, दूसरी क्लासें नहीं देखी हैं, वो देखिए जाके, और आप भी अपनी तैयारी को भी मजबूत कर लीजिए। तैयारी मजबूत करने का यही मकसद है कि भी आपके पास एक मंथ है, जितने आप प्रिपरेशन लगाओगे उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। अग्नि परीक्षा बैच जो आपके लिए बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री कराया गया है, इससे आपने क्लासेस नहीं देखी हैं तो देख लीजिए जाके। प्लेलिस्ट भी सबकी सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट बनी है। ठीक है। अब होगा धमाकेदार रिवीजन। तो धमाकेदार रिवीजन के साथ जुड़े रहिए। आपको पता है डेली क्लास होती है शाम को 5 बजे। ठीक है। शाम को कितने बजे होती है? शाम को 5 बजे क्लास होती है, तो जुड़ना ना भूलिए। यूट्यूब चैनल अपना है टारगेट एग्जाम ओनली को, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए जाके, जिससे अपने तैयारी को बेहतर कर सकें। यूट्यूब पर किसी ने फ्री बैच या फ्री कंटेंट नहीं दिया है जिससे आपको कोई भी तैयारी अच्छी हो सके। ठीक है। ये आज हम पढ़ेंगे 2017 और 16 का पेपर। आपको पता लग जाएगी आपकी तैयारी कितनी है और बेहतर कितनी करनी है। ठीक है। आपको अब तो ये भी पता है कि सुपर टेट का नोटिफिकेशन भी आने वाला है। सुपर टेट का भी नोटिफिकेशन आने वाला है, जैसा कि आपको पता है। कम से कम 40 की, हमने ये आपको पहले भी बताया था कि 40 के प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ऐसा कि अभी आपको जब तक यूपी टेट नहीं हो जाएगा तब तक आपके लिए कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है। यूपी टेट के बाद ही आपको नोटिफिकेशन मिलना है, इसलिए आप यूपी टेट को अच्छे से कर लीजिए। ठीक है। थोड़ा गला आज दिक्कत है तो एडजस्ट कर लेना, आवाज़ सही नहीं आ रही होगी। ठीक है। चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपना आज का पेपर स्टार्ट कर लेते हैं। कौन सा पेपर? 2016 का। तो हम आज 2016 का पेपर देख लेते हैं। कितने का? 2016 का। 2016 का 2016 का पेपर देखेंगे। ठीक है। पेपर नंबर क्या हो? 2016। इससे पहले जो पेपर है वो भी आप देख लीजिए जाके चैनल पे, और प्ले लिस्ट बनी है, वहाँ से सारी क्लासेस सीक्वेंस पढ़ी है। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्या कह रहा है? शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण निधि है इसकी, मतलब शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण जो होती है, सबसे बहुमूल्य निधि है, ये किसकी है? सेवा की, वेतन की, गर्व की और छात्रों का विश्वास। छात्रों का विश्वास कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। सबसे बड़ा क्या होता है कि शिक्षक के अंदर यही होना चाहिए कि सबसे पहले कि छात्रों का विश्वास जीतना। सबसे पहले क्या होना चाहिए? छात्रों का विश्वास जीतना। तभी ही उसके सबसे वेतन माने नहीं रखता है, सेवा माने नहीं रखता है, गर्व माने नहीं रखता। सबसे महत्वपूर्ण होता है छात्रों का विश्वास करना, छात्रों पर विश्वास करना, छात्रों का विश्वास जीतना। ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कट तो नहीं रहा, आप सही है ना? सही है ना? ठीक है। ये देखते हैं सेक्शन नंबर, देख सेक्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर सेकंड। पाठ्य पुस्तकों को बार बार परिभाषित करने से गलत नहीं पाया जाता है, ये गलत नहीं पाया जाता, ये क्या है? ये एक है, क्या है? मॉडल है, कानून है, खोज है, अमूल कल्पना है? ये बताइए ये क्या है? ये क्या है, बता सकते हो? ये क्या हो सकता है? राइट आंसर बताओ। पाठ्य पुस्तक को बार बार जो होता है, बार बार परिभाषित करने से गलत नहीं पाया जाता है। जो गलत नहीं पाया, जैसे कई बार भी उसका परीक्षण कर लो, कोई चीज़ वो गलत नहीं है तो नहीं है, तो वो क्या क्या कहलाएगा? मूल संकल्पना कही जाएगी, खोज कही जाएगी, कानून कहा जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमेशा, इसका राइट आंसर होगा सिद्धांत कहेगा। इसका ये ऑप्शन गलत है, इसका हमेशा होगा, इसका होगा सिद्धांत। सिद्धांत क्या होगा? सिद्धांत। सिद्धांत। ठीक है। सिद्धांत आपके सही हैं तो आपको कोई भी गलत नहीं कर सकता। अगर आपके सिद्धांत बढ़िया हैं तो आपको कितनी बार भी परीक्षण किया जाए तो आपको हमेशा सही ही साबित होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाए इसका? सिद्धांत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, 130।
निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि होती है, सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी होती है, ये आप बताइए। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी होती है, सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी होती है, बताइए। 123 का राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ये क्या होता है कि विचार एवं कार्य योजना क्या होता है, शिक्षण विधि की सबसे उपयुक्त विधि होती है। इस विधि में क्या होता है, छात्र परस्पर विचारों का, जो छात्र क्या होते हैं, छात्र जो परस्पर विचारों का आदान प्रदान करके अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं और क्या करते हैं, इस विधि शिक्षा के लिए कृमित वातावरण को समाप्त करने तथा शिक्षा को जीवन से संबंध स्थापित करने एवं करते हेतु महत्वपूर्ण प्रारंभ होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, छात्रों द्वारा किए गए गृह कार्यों के लिए क्या होता है, किया जाता है, जिसमें योजना बनाना आपका हो जाएगा और शारीरिक श्रम नियत भी होती है। ठीक है, ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है। आपको आकलन लग जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, आपको आकलन लग जाएगा आपकी तैयारी कितनी। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये आपको बताना। ये हम क्वेश्चन 2014 वाले में भी है, 15 वाले में भी है और 13 वाले में भी है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आपने जो पिछली क्लास में देखी होगी तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप कर जाओगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा हीलियम। हीलियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, हीलियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर सी हीलियम। क्या हो जाएगा, हीलियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हीलियम जैसे आपको पता होना चाहिए, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है, मेथेन भी होती है। क्या होती है, ये ग्रीन हाउस गैसें के लिए वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और ये वायुमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। जिसमें क्या होता है, इसमें सबसे ज़्यादा उत्सर्जन पाया जाता है, उत्सर्जन होता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में, नाइट्रोजन ऑक्साइड होगी आपसी, मेथेन होगी, क्लोरोफ्लोरो होगी, कार्बन होगी, ये जल वाष्प, ओजोन आदि करती हैं। ये गैसें क्या उत्सर्जन का आमतौर पर क्या होता है, उपकरण जो होता है वातावरण के अनुकूल, जैसे कंप्यूटर, स्कूटर या कार के द्वारा जो धुआं निकलता है, ये हानिकारक गैसें में आती है। ठीक है, ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और आंसर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और आंसर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और आंसर करिए। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, डेसीमल द्वारा। डेसीमल द्वारा इसका किया जाता है। थोड़ा आवाज़ का इश्यू हो रहा होगा, आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रही होगी क्योंकि गला इतना ख़राब हो रखा है कि बोल रहे हैं लेकिन बोला नहीं जा रहा। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसिमल द्वारा किया जाता है और ये डेसिमल के 80 डेसिमल या उससे अधिक का शोर श्रवण शक्ति से स्थायी हानिकारी के लिए सक्षम होता है। ठीक है, ये चीज़ आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट माने रखता है, ज़्यादा पढ़ने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें हमने बहुत विस्तार से आपको पढ़ाई हैं, ये चीज़ें आपको हमने बहुत विस्तार से पढ़ाई। क्वेश्चन नंबर पढ़िए, निम्नलिखित में से किस स्थलाकृत का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है। निम्न में से किस स्थलाकृत का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है, ये आप बता सकते हो, ये आप बता सकते हो। बताइए 26 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यू आकार की घाटी से। राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, यू प्रकार की, यू आकार की घाटी से। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन सी ऐसी नदी है जो बंगाल की खाड़ी से गिरती है। निम्न नदियों में से कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो आपकी कौन सी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी, राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, सुवर्ण रेखा। बी राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी राइट आंसर। सुवर्ण रेखा क्या होता है, सुवर्ण रेखा या स्वर्ण रेखा एक ही बात होती है। इसका दूसरा नाम भी आपका क्या हो जाता है, इसे दूसरा नाम हम बोलते हैं, इसे कहते हैं सुवर्ण रेखा। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है सुवर्ण रेखा। तो आप कंफ्यूज नहीं हुए, सुवर्ण रेखा दिया हो तो वहाँ पर सुवर्ण रेखा भी लगा देते हैं, जो होते बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये भारत के झारखंड राज्य में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। ये आपकी क्या, आपकी ये झारखंड राज्य में बहती है, झारखंड राज्य में बहने वाली, इसे हम बोल सकते हैं पहाड़ी नदी भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होती है, रांची नगर से 16 किलोमीटर पश्चिमी जो होता है दक्षिण पश्चिम में
स्थित नदी है और गांव में इसी का कुछुआ नाम से भी पुकारते हैं, चुहा के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है, बालेश्वर नामक स्थान पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ताप्ती, नर्मदा और जो सिंधु नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। ये ताप्ती है, नर्मदा, ये सिंधु नदियाँ जी कहाँ आपकी गिरती हैं, ये आपकी गिरती हैं अरब सागर में। ये तीनों नदियाँ आपकी हो जाए, ये तीनों नदियाँ आपकी कहाँ, अरब सागर में गिरती हैं। कहाँ, अरब सागर में, ठीक है, अरब सागर में गिरती हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और आंसर इसका दीजिए। आप कट तो नहीं हो रहा है, आप चलिए सही से देखना भाई। ये पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्यों को समय से प्रयुक्त नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपयोग क्या होगा। कक्षा 5 का एक स्टूडेंट है जो समय से अपने कार्य प्रयुक्त नहीं करता है, तो उसके लिए आपके लिए क्या विचार हैं, ये आपके लिए कौन सी चीज़ बेहतर हो सकती है, तो आपके लिए बताना है ये चीज़। बताओ 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 28 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा क्योंकि उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, उसकी समस्याओं को जानना और उसके सही मार्गदर्शन को पहचानना ही सबसे बड़ा उपयुक्त होता है। जैसे प्रधानाध्यापक से उसे जानकारी देना और लगाना नहीं, और क्या खेल की कक्षा में जानने का प्रतिबंध लगाना, बिल्कुल नहीं। उसकी अनियमितता की लिखित जानकारी माता पिता को दें। माता पिता से क्या संपर्क, आपके कारण आपको उसकी जानकारी लेना है, वो बच्चा क्यों नहीं करके ला रहा है, ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। जैसे क्या हो सकता है, इसकी जानकारी बहुत, ये क्वेश्चन समझ के आते हैं। ये क्वेश्चन आपका कोई भी और सिलेबस में है नहीं, ये आपको समझ से ही क्वेश्चन को आंसर करना होता है। ये क्वेश्चन आपकी समझ से ही करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहा जाता है। मध्य प्रदेश में कौन सा ऐसा शहर है जो झीलों का शहर कहा जाता है, ये आप बता सकते हो। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा भोपाल हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। भोपाल शहर को क्या कहा जाता है, भोपाल शहर को मध्य प्रदेश का शहरों और झीलों का शहर कहा जाता है। ये भारत का हृदय भी कहता है, इसे मध्य प्रदेश को क्या होता है, भारत का हृदय कहे जाने वाला मध्य प्रदेश देश विदेश में पर्यटन स्थलों, खान पान, शिल्पकारों व बुनकरों आदि के लिए भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी आपको भोपाल है, जिसे झीलों का शहर कहा जाता है। ओलर लेक और ओपर लेक जैसी को सुंदर झीलों के कारण ही भोपाल की झीलों का शहर ही कहा जाता है, ठीक है। किसके कारण, जैसे लोअर लेक, ओपर लेक जैसे सुंदर झील के कारण ही इसे भोपाल झील कहा जाता है, ठीक है। ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसका क्या भोपाल हो जाएगा। आप बताइए कितने आपके सही हो रहे हैं और कितनी आपकी और तैयारी करनी है, और आपको कितनी तैयारी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका भूमध्य सागर हो जाएगा। या मध्य सागर या भूमध्य सागर एक ही बात इसकी होती है। मध्य सागर या भूमध्य सागर एक ही बात होती है। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। राइट आंसर हमारा डी। इसे हम दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं भूमध्य सागर। क्या बोलते हैं इसे, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर एक ही बात होती है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। भूमध्य सागर पृथ्वी का एक ऐसा सागर है जो उत्तरी यूरोप तथा मध्य पूर्व के बीच स्थित होता है। इसका क्षेत्रफल लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर होता है और जो भारत के क्षेत्रफल का लगभग 3/4 एक अटलांटिका महासागर से द्वारा जुड़ा होता है, जो केवल 34 किलोमीटर चौड़ा होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। तो बताओ कितने सही हो रहे हैं आपके, और कैसी क्लास लग रही है, आवाज़ सही आ रही है, आवाज़ में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और उसका आंसर आप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 31। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस, ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसे क्या होता है, यूएनओ ने
यूएनओ क्या होता है? ये संस्था होती है। 19 दिसंबर 1994 को 16 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ द परिविजनल ऑफ द नेस्ट जोन टीयर घोषित कर दिया गया था। ये तारीख मेंटलिक्ट प्रोटोकॉल की यादगार के लिए तिथि के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है। ओजोन दिवस 2016 की थीम क्या थी? 2016 की थीम थी, और 2016 की थीम थी कि ओजोन एंड क्लाइमेट, जिसका क्लाइमेट क्या होता है, रिटोर्ट्स क्या होते हैं, ये इसलिए इसकी थीम बनाई गई थी। ठीक है, तो इसके लिए थीम बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन पढ़िए। किस खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी आते हैं? किस खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? किस खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, ये आपको बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हमने बढ़िया करके आपको एक्सप्लेन भी किया था और बहुत अच्छे से हमने डायग्राम बना के आपको बताया था कि प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं, द्वितीय उपभोक्ता क्या होते हैं, यह खाद्य श्रृंखला क्या होती है। ये चीज़ हमने आपको बहुत विस्तार से पढ़ाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। इसका उत्पादन हमेशा हरे पेड़ पौधों द्वारा होता है। इसका उत्पादन कैसे होता है? इसका उत्पादन ये हमेशा हरे पेड़ पौधों द्वारा होता है, जो क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। और द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। आपको पता होना चाहिए, द्वितीय जो उपभोक्ता होते हैं मांसाहारी होते हैं। द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। अपघटक जो होते हैं, अपघटन कार्य जड़ें गले हुए पदार्थों को प्राप्त करते हैं और अपने ऊर्जा में मिलित करते हैं, या मृत जीवी घटक को जीवाणु में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और आंसर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? पढ़िए। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों को चक्रण को क्या कहते हैं? जो पारिस्थितिकी तंत्र हैं, उनके तत्वों को चक्रण को क्या कहते हैं? तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर बताइए, आपको बताना है। राइट आंसर का हो जाएगा बी, जैव भू रासायनिक। खाली भू रासायनिक होगा, ठीक है। जैव भू रासायनिक, बी राइट आंसर होगा। बी राइट आंसर होगा। बी राइट आंसर होगा, ठीक है। बी राइट आंसर होगा। बी राइट आंसर होगा। प्राकृतिक में जो होते हैं विभिन्न तत्वों चक्रीय रूप से एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होते हैं और ये पुनः प्रकृति के लौट आते हैं। इस प्रक्रिया को खनिज प्रभाव या चक्र जीवमंडलीय या वायुमंडलीय, स्थलमंडल या जयमंडल में होती हैं। ये क्रियाएं हमेशा कब या तो वायुमंडल में होगी, या स्थलमंडल में होगी, या जलमंडल में होती हैं। इसे ही हम जैव भू रासायनिक चक्रण कहते हैं। जैसे कार्बन, जैसे आपको नाइट्रोजन चक्रण हो गया या फास्फोरस चक्रण होगा, ये सब इसके ही अंतर्गत आते हैं। ठीक, ये सब इसके ही अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, आंसर करिए। थोड़ा गला है आज, थोड़ा एडजस्ट करना है भाई आपको, और कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? इनमें से कौन सा ऐसा ईंधन है जो सबसे कम प्रदूषण मतलब उत्पन्न करता है, ज़्यादा प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है? क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर करिए। निम्नलिखित में से ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, सबसे कम करता है? 34 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाए? सबसे कम आपको हमेशा आपको पता होना चाहिए, आपका हाइड्रोजन ही करता है। हाइड्रोजन ही करता है, ठीक है। सी राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन ही सबसे कम न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है, जबकि डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, आपका कोयला हो गया, जो जलने वाले पदार्थ हैं वो सबसे ज़्यादा कार्बन प्रदूषण करते हैं। और हल्का होने के कारण गुब्बारे में हीलियम गैस ही भरी जाती है। नाइट्रोजन प्राकृतिक होती है और इसका स्थान हीलियम ही ले रही है, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और आंसर करिए। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पंडा पाया जाता है। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार या पंडा पाया जाता है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, चीन में। क्या? भारत में नहीं, चीन में। भारत में नहीं, चीन में। क्या हो गया? संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार चीन में पाया जाता है। पंडा को चीनी भाषा में क्या बोलते हैं? चीनी भाषा में कहते हैं विशाल काय या बिल्ली भालू कहते हैं। ये चीन के बांस के जंगलों और तिब्बत के हिमालय पर्वत में ढूंढने पर या पेड़ों पर चढ़े रहते हैं। जब यह आज पंडो विश्व वन्यजीव कोष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ या फेडरेशन द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे अंतर्राष्ट्रीय संरक्षित और प्रजातियों में एक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए
और आंसर कीजिए इसका। क्या कह रहा है आंसर? निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रसदी हुई है? जो ऐसी कौन सी गैस है जिसके कारण भोपाल गैस त्रसदी हुई है, मतलब हानि हुई है? तो ये कौन सी गैस हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी मेथाइल। ये राइट आंसर में डी हो जाएगा, ऑक्सोनेट, डी, मिथाइल ऑक्सोनेट, डी राइट आंसर हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में भोपाल शहर के 3 दिसंबर सन 1984 को एक क्या हुई थी, भयानक घटना घटित हुई थी, भयानक औषधि घटना घटित हुई थी। इसे भोपाल गैस कांड के नाम से जाना जाता है। भोपाल स्थित जो होता है, भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी में कारखानों में एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिससे लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। कितने? 15,000 से अधिक लोगों की उसमें जान जाने चली गई थी, जिससे क्या होता है, बहुत सारे लोग अपंग भी हो गए थे, लेकर आसंदिग्ध भी हो गए थे और शिकार भी हो गए थे। तो इसलिए ही इसे भोपाल गैस कांड के नाम से, मेथाइल ऑक्साइड नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। कितने? 15,000 से अधिक लोगों की इसमें मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? तो ऐसा कौन सा देश है जिसमें जो क्रिसमस का त्यौहार हो गर्मियों में मनाया जाता है? अपने यहाँ भारत में ठंडों में मनाया जाता है, और ऐसा कौन सा देश है जिसमें गर्मियों में क्रिसमस डे मनाया जाता है? तो ये राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस त्यौहार जो होता है 25 सितंबर को मनाया जाता है। कि 25 सितंबर को मनाया जाता है, इसका कारण यह है कि ऑस्ट्रेलिया दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। इसका कारण क्या है कि जो ऑस्ट्रेलिया है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और क्या होता है, दिसंबर माह में ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का पहला महीना होता है। ऑस्ट्रेलिया में गर्मी 1 दिसंबर से लेकर 28-29 फरवरी तक होती है, जिसमें ईसा मसीह ने जन्म की खुशी के मनाया जाने वाला पर्व है। इस दिन लगभग संपूर्ण विश्व में अवकाश भी रहता है और 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ठीक है, 25 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, 38 क्वेश्चन नंबर 38 पढ़िए। गिर वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्यजीव का संरक्षण करता है? जो वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है, किसका करता है? तो ये आपको पता होना चाहिए। ये राइट आंसर हमारा होगा डी, शेर का, डी राइट आंसर हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। गिर वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के गुजरात राज्य में लगभग 1424 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें जंगली शेरों का संरक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त क्या होता है, इसके अतिरिक्त इस वन्यजीव अभ्यारण्य में पुष्प और जीव जंतुओं को प्रजातियों मिलती हैं। यहाँ क्या होता है, स्तनधारी की 30 प्रजातियाँ जो होती हैं, सारी सिर्फ या वर्ग में के लिए प्रजातियाँ फैली हुई होती हैं। उसमें एक दक्षिणी अफ्रीका लेवा विश्व की ऐसी इकलौती स्थान है जहाँ शेरों को अपने प्राकृतिक आवास में रहने और देखभाल किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और आंसर करिए, पढ़िए आंसर करिए, पढ़िए आंसर करिए। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? निम्न में से कौन सी वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? तो ये कौन सी है? तो ये आपकी हो जाएगी, बताओ, ये आपकी चंदन हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। कौन सा? चंदन हो जाएगा। बताइए आपके कितने आंसर हो रहे हैं और कितने आप सही हो। ठीक है, कितने आप सही हो, कितने आपके सही है। ठीक है, ये प्राकृतिक स्थलीय वनस्पति पाई जाती है। आपके क्या होता है कि ये होता है सुपस्क वनस्पतियों, एक जैव वैज्ञानिक कुल होती हैं जो क्या होते हैं, अपने मोटे फूल या तनों के लिए पानी विस्फोटक शुष्क और रेगिस्तान स्थलों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमेशा रेगिस्तान स्थलों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और आंसर करिए। ग्रीन जो होता है, ग्रीन मफलर संबंधित होता है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और बहुत बार पूछा हुआ है। ग्रीन मफलर जो होता है किससे संबंधित होता है? ग्रीन मफलर आपके लिए ध्वनि से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? ध्वनि से संबंधित होता है।
किससे संबंधित होता है? धुंध से संबंधित होता है। ग्रीन मफलर अधिक आबादी वाले या ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्र, सड़कों के किनारे, औषधीय क्षेत्रों के राजमार्गों के आसपास के रिसाव या इकलौते 6 से 4 से 5 पंक्तियां वृक्षारोपण कर ध्वनियों प्रदूषण को कम करने के लिए तकनीकी का या तकनीकी है ताकि घने वन ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकें। और क्योंकि पेड़ पौधे ध्वनि को अवशोषित करते हैं और क्या करते हैं, इससे नगरीय तक पहुंचने के लिए रोकते हैं और ध्वनि प्रदूषण को क्या होता है, नियंत्रण करते हैं और ये हरे पेड़ पौधों को ग्रीन माहौल करते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन हो जाता है। ये पढ़िए क्वेश्चन और आंसर करिए इसका। भूपारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है, ऊर्जा का स्रोत होता है। ये क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो समझो आप बहुत पीछे हो। ये क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो समझो आप तैयारी के बहुत पीछे। भूपारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत होता है, तो महत्वपूर्ण स्रोत आपका क्या होता है, सूर्य ही तो होगा। तो ये राइट आंसर हो जाए, सूर्य होता है। ठीक, सूर्य होता है। ठीक है, भूपारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य ही माना जाता है। सूर्य का जो सर्वाधिक व्यापक और अपरिमित स्रोत होता है, जो क्या होता है, वातावरण फोटोन जैसे छोटी छोटी प्रकाश संश्लेषण विस्फोटों के रूप में विकिरणीय ऊर्जा का संचार करते हैं। ये संभवतः पृथ्वी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं प्रकाश संश्लेषण को माना जाता है, जो क्या, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण को माना जाता है। जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे होते हैं, इसलिए ऊर्जा का स्रोत वो पृथ्वी का जीवन या प्रमुख संचालन भी माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और आंसर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और आंसर करिए। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? टाइटन बताओ। ये आपका हो जाएगा शनि, ये आपका हो जाएगा शनि, ये आपका हो जाएगा शनि। क्या हो जाएगा आपका? शनि हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा शनि। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक स्रोत उपग्रह है? आपका हो जाएगा शनि। सौरमंडल में शनि का आकार सबसे बड़ा होता है, मतलब दूसरे नंबर पर होता है। ठीक है, सौरमंडल में शनि आकार में दूसरा बड़ा ग्रह होता है। शनि के उपग्रह आपके पता होना चाहिए, शनि के पास उपग्रह आपके 62 उपग्रह हैं, 62 उपग्रह हैं। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह होता है। शनि के अन्य प्रमुख उपग्रह से मीसा, इनामिलिया या टेथिन, टियोन, ये रिया या आइपेनिक्स, ये पौधे इसके लिए होते हैं। जैसे बुध है आपका, बुध और शुक्र ग्रहों को कोई ही ग्रह नहीं, बुध और शुक्र का इनका कोई भी उपग्रह नहीं होता। किनका? बुध और शुक्र का इनका कोई भी उपग्रह नहीं होता है, कोई भी उपग्रह नहीं होता है। ठीक है, कोई भी उपग्रह नहीं होता है। अब वरुण के पास 13 उपग्रह होते हैं, जिसमें ट्रेटोन व मेरिडिल प्रमुख होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो ये आपको बताना चाहिए कौन सी है। ये आपकी हो जाएगी कौन सी, बताओ भाई। बायोडीजल की गैस कौन सी फसल है? ये जोफ्रा होता है, इसका राइट आंसर गलत है, इसका हो जाएगा जोप्रोपा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ये आपका हुआ था 1986 में, राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, 1986 में। कब हुआ था? 1986 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण संरक्षण सम्मेलन 5 जून 1972 में स्टॉकहोम में सम्मिलित हुआ था। और इसे क्या सबसे पहले 5 जून 1972 में स्टॉकहोम में सम्मानित हुआ था। इसी को प्रभावित होकर भारत ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पास कर दिया था। ठीक है, 1986 पास कर दिया था। ठीक है, और इसे पूरे भारत में, पूरे देश में 19 दिसंबर 1900 को लागू कर दिया था। ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक क्वेश्चन पढ़िए और आंसर करिए। भूमंडलीय तापमान का कारण होता है, भूमंडलीय तापमान का कारण है
क्या है भूमंडलीय तापमान का कारण क्या है? ये भाई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भूमंडलीय तापमान का कारण क्या है? ये आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होना। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होना? वृद्धि होना। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होना? आपकी वृद्धि होना। भूमंडलीय तापमान में क्या का मुख्य कारण? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होना। ये धरती पर विनाश गैस, जो विनाशी गैसों के बढ़ने की मुख्य वजह जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला और आपका तेल अत्यधिक इस्तेमाल और जंगलों की कटाई धरती पर घटती जा रही है और पौधों की संख्या इसीलिए घटती जा रही है। ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और आप आंसर करिए। नेक्स्ट आंसर पढ़िए। कट तो नहीं रहा? चलो ठीक है। निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? किस में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो आपको लगाना चाहिए। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में, वायु में इसमें पाई जाती है। ठीक है, इसमें पाई जाती है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार जो वन होते हैं उसमें जैव विविधता पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो होते हैं ऐसे वन होते हैं जो भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर में लगभग क्या होता है कि 28 डिग्री के भीतर पाए जाते हैं। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका प्रशांत द्वीपों के में होते हैं। विश्व में ये क्या होते हैं? विश्व वन्यजीव निधि में वायु वर्गीकरण के भीतर ये उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ये चीज़ आपको पता हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और आंसर करिए। भाई गला कतई साथ नहीं दे रहा है, बड़ा दिक्कत हो रही है, तो एडजस्ट थोड़ा करते रहना। आज की क्लास कोई दिक्कत है कमेंट आप मुझे कर सकते हो, कोई भी चीज़ पूछनी है तो। निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? तो आपको हो जाएगा काली मिट्टी। ये क्या हो जाएगा आपका? काली मिट्टी। ये आपका हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के निर्माण वाले लावा से होता है। ये भारत में क्या होता है? ये लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर फैली हुई होती है। ये क्या होता है? महाराष्ट्र में इस मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार है। ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि काली मिट्टी का कहाँ सबसे, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा इसका विस्तार है। किसका? महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा इसका विस्तार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और आंसर करिए। कट रहा है भाई? अब नहीं कट रहा होगा। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक की सतह पर आने को रोकती है? वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी जो किरणें होती हैं रोकती है? ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाए? ये राइट आंसर समता मंडल। ये आपका ये राइट आंसर हो जाए समता मंडल। ये राइट आंसर हो जाए समता मंडल। ठीक है, समता मंडल प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। इसे ओजोन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ये परत सूर्य के प्रकाश जो आवर्ती पराबैंगनी किरणों की जो होती है, पराबैंगनी किरणें प्रकाश की 93.9% जो अवशोषित कर लेती है और जो पृथ्वी की जीवन के लिए हानिकारक होती है। ओजोन परत की खोज आपको बूझ दी जाती है 1913 में। फ्रांस के एक वैज्ञानिक, भौतिक वैज्ञानिक थे, फेबरी चार्ल्स ने की थी या हेनरी बोन्स ने की थी। ठीक है, ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। पढ़िए क्वेश्चन। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार के लिए था? मतलब गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? किससे बताइए? तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा जल की गुणवत्ता के लिए। ये राइट आंसर, जल की गुणवत्ता के लिए, जल की गुणवत्ता के लिए। ठीक, राइट आंसर ये हो जाएगा। गंगा एक्शन प्लान को लाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि जल की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सकते, नदियों में प्रदूषण बाहर को कम करने के लिए 1985 में श्री राजीव गांधी द्वारा कार्य योजना लाई गई, प्रारंभ की गई थी। ठीक है, गला भाई कितनी काम ना कर रहा है। ये क्वेश्चन पढ़िए, लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैव कीटनाशक उत्पादन के लिए है? निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैव कीटनाशक के लिए उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैव कीटनाशक उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा नीम। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा नीम। ये राइट आंसर हो जाएगा, नीम हो जाएगा। नीम का वृक्ष जो होता है जैव कीटनाशक का उत्पादक होता है। जो नीम होता है, नीम भारतीय मूल का एक पूर्ण पतझड़ वृक्ष होता है जिसका वनस्पतियों, नगर
के लिए पद्धति पाई जाती है। ठीक है, तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन। ये आपके थे 30 क्वेश्चन। 30 में आपके कितने सही हुए कमेंट करके आप मुझे बताइए। 30 में आपके कितने सही हुए कमेंट करके मेरे को बताइए। अगर आपके 25 प्लस हो रहे हैं, 25 प्लस हो रहे हैं तो आपकी तैयारी सही है। आपको 20 प्लस हो रहे हैं तो आपको तैयारी अभी बहुत करनी है। आपके 15 प्लस हो रहे हैं तो आपको बहुत ही पढ़ना है। आप पढ़ भी सकते हो। आपके पास कितने 40 दिन है भाई, नहीं 35 दिन बचे आपके लिए। 35 दिन आपके पास है। ठीक है, 35 दिन में आप कर सकते हो। चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट सर्च करिए, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। ज़्यादा नहीं, आप 10 दिन में सारी क्लासें कंप्लीट कर सकते हो। और रिवीजन भी आप करते रहिए और आप कमेंट करके बताना कितनी आपके स्कोर बन रहा है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।